MGT 402 यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रेपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और फार्मूले प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज भी बिल्कुल करेक्ट आप लोग लगा के आओ उनके आंसर्स, और अगर सब्जेक्टिव पार्ट में फार्मूले आ जाए तो उनके भी आप करेक्ट आंसर्स लगा के आ सको। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके 5 पेपर्स और हैंडआउट से लिए गए हैं, तो मैं पक्का आप लोगों से ये जरूर कहूंगी कि सारे एमसीक्यूज को ध्यान से जरूर सुनना, क्योंकि सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को पेपर देने से पहले तो जरूर ही देख के जाना सारी को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट एमसीक्यू। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन परचेज इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ नेट परचेज। इनमें से क्या है जो कि ऐड किया जाता है परचेजिंग में ताकि हम हासिल कर सके वैल्यू ऑफ नेट परचेज, तो वो है कैरेज इनवर्ड। अ टिपिकल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज, एक टिपिकल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कंपनसेशन ऑफ प्लांट मैनेजर में कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है जी, कॉस्ट दैट चेंज इन रिस्पॉन्स टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज हो किसी अल्टरनेटिव कोर्स के एक्शन के रिस्पॉन्स में कहलाती है डिफरेंशियल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर COGS है 50,000, जीपी मार्जिन है 25% ऑफ सेल्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने इसको फुल डिटेल में सॉल्व नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो अगर बेसिकली मेन चीज़ होती है कि आप लोगों को फार्मूला पता हो ना, तो आपने फार्मूले में जस्ट रकमें ही लगानी है, तो आप करेक्ट आंसर खुद से भी लगा के आ सकते हो, चाहे रकमों में जितना मर्जी डिफरेंस आ जाए। मेन चीज़ होती है फार्मूला, आपको फार्मूला आना चाहिए। सो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्स, अगर आपसे वैल्यू ऑफ सेल्स के बारे में पूछा जाए तो आपने वहां फार्मूला लगाना होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS डिवाइडेड बाय सेल्स। सो सेल्स हमारे पास 25% है, ये रही, और COGS है 50,000। यहाँ पर जब आप ये सारी रकमें लगाओगे तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग ये फार्मूला मेन चीज है जिसके ऊपर आपने फोकस रखना है और इसको याद रखना है, सो फार्मूला याद कर लें। आगे भी फार्मूले दूंगी, सो आप लोग अपने पास एक नोटबुक रख लो और साथ साथ जो है ना वो फार्मूले नोट करते जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या करेक्ट होगा। यूनिट सोल्ड जो है वो इक्वल होते हैं ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स प्लस यूनिट्स परचेज्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। ये भी आपके पास एक फार्मूला है कि अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड में आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना होगा। विच व्हेन प्राइस आर राइजिंग ओवर टाइम, जब प्राइस जो है वक्त के साथ बढ़ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स विल रिजल्ट इन द लोवेस्ट ग्रॉस मार्जिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब प्राइस जो है वक्त के साथ बढ़ती जाए तो इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग लोवेस्ट ग्रॉस मार्जिन क्या होगा, तो वो होगा लीफो। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इफेक्ट इफ इन्वेंट्री इज नॉट प्रॉपर्ली मेजर्ड। अगर इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपर्ली मेजर्ड ना हो तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो है वो प्रॉपर्ली मैच्ड नहीं होंगे, अनफेयर पोजीशन जो होगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो जाएगी। उसके बाद इन्वेंट्री आइटम शो करेंगे अंडर और ओवरटेकिंग। सो ऑल ऑफ द गिवन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक और टिप देना चाहूंगी मैं आप लोगों को, स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिसमें ऑप्शन आया हुआ होता है ऑल ऑफ द गिवन वाला, तो 90% साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग ऐसा है कि 90% ऐसा होता है कि उसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वाला ही करेक्ट आंसर होता है। ये बहुत ज्यादा देखा गया कि ऐसा एमसीक्यू जिसमें ऑल ऑफ द गिवन वाला हो वो करेक्ट आता है, और समटाइम ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है जिसमें ऑप्शन आता है नॉन ऑफ द गिवन वाला। तो वो जो नॉन ऑफ द गिवन वाला एमसीक्यूज होता है ना, उसमें वो जो नॉन ऑफ द गिवन वाला ऑप्शन होता है ना, 10% ऐसा होता है कि वही करेक्ट आंसर हो, 90% ऐसा नहीं होता कि वो उसका करेक्ट आंसर हो। तो ये एक ट्रिक है। अच्छा, इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो मैंने ना अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है कि आप लोगों को अगर पेपर सही से नहीं आता तो आप लोग कैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के एमसीक्यूज को सॉल्व करके आ सकते हैं, तुक्के लगाए बगैर ही। तो वो इसी चैनल पे मौजूद है, आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा। ऑलमोस्ट 20,000 प्लस स्टूडेंट उस वीडियो से फायदा उठा चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसको देखें ताकि कोई भी एमसीक्यूज आप लोग तुक्के से नहीं, कोई सोच समझ के ही आंसर लगा के आइए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ बेसिक सैलरी इज 10,000
10,000, अगर बेसिक सैलरी 10,000 है, पर प्राइस कमीशन RS5 है, यूनिट सोल्ड हमारे पास 700 पीसेस है, व्हाट विल बी द टोटल सैलरी। सो अगर हमसे पूछा जाए टोटल सैलरी से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे टोटल सैलरी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस कमीशन पर प्राइसेस, ये रहा कमीशन मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। सो हमारे पास इन यहाँ पर रकमों को लगाने से आंसर आ जाएगा 13,500। सो जब पूछा जाए टोटल सैलरी तो आपने ये फार्मूला लगा के आना है। नेक्स्ट है जी, द टर्म कॉस्ट एलोकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो जो टर्म कॉस्ट एलोकेशन है उसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, द कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद इन स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड द टर्म कॉस्ट एलोकेशन। ऐसी कॉस्ट जो कि आइडेंटिफाई की जा सके किसी भी स्पेसिफिक किसी खास कॉस्ट सेंटर्स में, वो कॉस्ट एलोकेशन कहलाती है। द टर्म कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इज रेफर टू, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट क्या होगी, द टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स नीड, द टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसकी जरूरत हो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स में, लेकिन ये डिवाइड हो अमंग कंसर्न डिपार्टमेंट्स के और कॉस्ट सेंटर्स के, इस कॉल्ड द कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास क्वेश्चन है जी, नेल्सन कंपनी है जिसकी फॉलोइंग डिटेल है, प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स जिसमें बजट और एक्चुअल का हमें रकमें दी गई हैं, प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर्स। पूछा क्या गया है हमसे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड FOH। सो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर अप्लाइड FOH क्या होगा, सो यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला लगा लेना है, अंडर ओवर अप्लाइड इक्वल्स टू एक्चुअल FOH माइनस अप्लाइड FOH। ठीक है, आपने एक्चुअल में से माइनस कर लेना है अप्लाइड को, यानी कि इन सबको माइनस करने से आपके पास इसका टोटल आंसर आ जाएगा 1000। नेक्स्ट है जी, PEL एंड को फाउंड दैट अ प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 400 यूनिट्स, यानी कि प्रोडक्शन वॉल्यूम 400 यूनिट्स है, कोरस्पॉन्ड टू प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी 10,000, और प्रोडक्शन वॉल्यूम है 800 यूनिट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट है 12,000, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड बी। सो अगर आपसे पूछी जाए वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट है ना, उसमें से आपने टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास ये रहा, टोटल वॉल्यूम जो है वो डिवाइड कर लेना, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.00। सो याद रखना कि जब भी पूछा जाए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, तो आपने चेंज इन टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लेना है चेंज इन वॉल्यूम से। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज एक्सपेक्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कौन सा लॉस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करता है नेसेसरी कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द मार्केटेबल यूनिट्स, तो इसका हमारे पास होगा नॉर्मल लॉस। अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एट द एंड ऑफ द ईयर नो क्लोजिंग एंट्री पास्ट, कंपनी जो है जिसने अप्लाइड किए हैं ओवरहेड्स ऑन machine hours which were budgeted at 11,250 with overhead of Rs 258750, actual results were 10,980 hours with overheads जो है लिखे गए हैं, तो overhead क्या होगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि overhead क्या होंगे, तो applied overhead या overhead हमारे पास यहाँ पे क्या गया, companies applied overheads। ठीक है, so applied overheads हमारे पास ये होगा, applied overheads equals to rate multiply by actual machine hours। so actual machine hours और rate को आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों का अंडर अप्लाइड का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी, दी कंपोनेंट्स ऑफ टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आर, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं प्राइम कॉस्ट प्लस FOH। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के कंपोनेंट्स आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। Next is G, the first in first of inventory costing method when using a perpetual inventory system assume that the cost of earliest units purchased is allocated in which of the following ways, तो ये होगा first to be allocated to the cost of the goods sold। Next is G, which of the following is not an assumptions of the basic economic order quantity model। अच्छा जी, basic economic order quantity model के assumptions में इनमें क्या include नहीं है, quantity discounts are available, ये इसमें include नहीं है। बाकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग आउट ये सब नाउन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस में नेचुरल डिजास्टर नहीं आता, बाकी ये सारे इंक्लूड होंगे। अच्छा जी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल व्हेन एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस अबव द नॉर्मल लेवल। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि हमें एक टेबल कंप्लीट करना है जब एक्टिविटी लेवल, सो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों ने लगानी होगी
वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज इसमें कांस्टेंट रहेगी वेरिएबल कॉस्ट, और जब कांस्टेंट हो तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज होगी एंड देन डिक्रीजेस। ये आप लोगों ने इस तरीके से इस टेबल को, ये आप लोगों के हैंडआउट्स में से ना कॉपी पेस्ट हुआ हुआ टेबल है, तो ये आप लोगों ने इसको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यू आर रिक्वायर्ड, आपसे कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए गए हैं एबीसी फैंस कंपनी की तरफ से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में यानी कि हाफ से भी हाफ के ईयर में क्या होगा, यानी कि 3 मंथ्स में, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, आपसे क्या गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ सोल्ड। सो यूनिट सोल्ड का हमें बेसिकली फार्मूला देखना है, ठीक है। हमें क्या रिक्वायर्ड है, यूनिट सोल्ड। सो यूनिट सोल्ड हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास इसका आ गया फार्मूला, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूला लगा लेना, जब आपसे पूछा जाए कि क्या होगा यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड का आप लोग ये फार्मूला लगा लेना। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के सब्जेक्टिव पार्ट भी है इस सब्जेक्ट में, तो ये आप लोगों का 5 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, ठीक है। सो यूनिट सोल्ड का ये फार्मूला आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है जी गिवन डेटा, हमें एक डेटा दिया गया है जिसमें वर्किंग इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की और देन फिनिश्ड गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क के दौरान और फिनिश्ड के दौरान एंड देन कॉस्ट ऑफ द सोल्ड भी हमें मौजूद है। कहा क्या गया है हमसे कहा गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सीओजीएम, ठीक है। सीओजीएम की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो इसकी अगर हमसे पूछी जाए वैल्यू तो वो होगी सीओजीएम इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि आप लोगों ने अगेन फार्मूला ही याद है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होगी, तो आप लोगों ने ये फार्मूला लगा के आना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी डियर स्टूडेंट्स प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस पे आप लोगों के 2 तरह के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट यही है कि जब मैं अपने टाइम पे थी इस तरह की वीडियोस को फाइंड करने की कोशिश करती थी लेकिन नहीं मिलती थी, सो आप लोगों की अपने टाइम की नीड को फील करते हुए मैंने आप लोगों की नीड को यहाँ पे फिल कर रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग अपना जीपीए अच्छा रख सको। तो इस चैनल पे आप लोगों के मैनेजमेंट हो जाए, सीएस आईटी हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, साइकोलॉजी हो जाए, सब सब्जेक्ट्स की ही मिड्स और फाइनल की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को देती हूँ ताकि उससे आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए। और इसके अलावा असाइनमेंट्स भी हैं। और दूसरा बेनिफिट इस चैनल पे है कि मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो कि अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हो इस ग्रोइंग वर्ल्ड में तो आप लोगों की इंग्लिश जरूर अच्छी होनी चाहिए। सो वो भी वीडियोस वॉच किया करें अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो यहाँ पर 2 तरह के आप लोगों के फायदे हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि इस तरह की मिड्स एंड फाइनल्स की प्रिपरेशन मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे लाती रहूं अपनी मोटिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो, और अल्लाह करे आप लोगों का पेपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, लिटरली मेरी तरफ से दुआ। रियली थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यूज। इन कॉस्ट अकाउंटिंग में अनअवॉइडेबल लॉस इज चार्ज एट विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में अनअवॉइडेबल लॉस जो है वो चार्ज किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। आगे है जी पेरोल इंक्लूड्स करते हैं सैलरीज एंड वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग स्टाफ। ये पेरोल की फुल डेफिनेशन हमारे पास होगी। First important MCQ which of the given statement is correct for indirect labor? Indirect labor से related कौन सी statement correct होगी? It is charged to factory overhead account, ठीक है। ये चार्ज किए जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट्स में। अब प्रोडक्शन वर्कर पेड सैलरी आर 700 पर मंथ प्लस एन एक्स्ट्रा जो है वो 5 रुपए होगी फॉर ईच यूनिट परचेज ड्यूरिंग द मंथ। द लेबर कॉस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एक प्रोडक्शन वर्कर जो है वो पे कर रहा है 700 पर मंथ और एक्स्ट्रा 5 रुपीज दे रहा है ईच यूनिट पे मंथ के दौरान, तो जो इसकी लेबर कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे कि ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद कैलकुलेट एस्टिमेटेड एफओएच विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। अगर आपसे कहा जाए कि आपने एस्टिमेटेड एफओएच को कैलकुलेट करना है, डेटा आप लोगों को दिया जाएगा, तो बजट एफओएच आप लोगों के इक्वल होगी रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड एस्टिमेटेड डीएलएच, ठीक है। सो डीएलएच ये रही हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स, कंफ्यूज ना हो जाना, ये
इसकी है और बजट हमारे पास सब कुछ मौजूद है। रकमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25000 यानी कि 2,50,000। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने अगेन फार्मूला याद रखना है। अगर आपसे FOH पूछा जाए तो FOH को आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना है और अगेन ये आप लोगों का 5 मार्क्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इन विच ऑफ द सिचुएशन स्पेंडिंग वेरिएंस विल गिव एन अनफेवरेबल रिजल्ट। इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो स्पेंडिंग वेरिएंस पे अनफेवरेबल रिजल्ट देगी? बजट फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल वॉल्यूम इज लेस देन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। ऑल दी गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जॉब कॉस्ट शीट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं एक्सेप्ट इनमें से करेक्ट क्या होगी? सो जॉब कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग शीट्स जो है वो क्या है? जॉब कॉस्टिंग शीट क्या है? जॉब कॉस्टिंग शीट शोज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक जॉब। इन प्रोसेसिंग कॉस्टिंग ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट सेंटर है। विद रेफरेंस टू कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट के रेफरेंस के साथ कॉस्ट accounted for follow is known as cost reconciliation. Identify units transferred with the help of given data. अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यूनिट्स ट्रांसफर्ड आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं, तो यूनिट ट्रांसफर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिट ट्रांसफर्ड इक्वल्स टू यूनिट ट्रांसफर्ड आउट प्लस एंडिंग WIP प्लस लॉस्ट यूनिट्स। ये हमारे पास तीनों मौजूद हैं। जब हम यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 45,000 यूनिट्स। डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस फॉर द बेस्ट पीरियड्स आर गिवन बिलो। हमें एक डिटेल्स दी गई हैं, तो इसमें हमारे पास अगेन ये सेम फार्मूला आया है, तो इसमें हमारे पास अब नॉर्मल लॉस के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 300 यूनिट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओके ये सेम ही थे, तो यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी ऑन पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम के अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करती है? वो होती है बैलेंस शीट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद है जी नेट सैलरीज वर RS 3,60,000। द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड वाज 1,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। द एंडिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो 20,000 है। द मर्चेंडाइज टर्नओवर रेशियो जो थी वो थी 12.75। व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट रेशियो? सो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करनी है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो अगर आपसे पूछा जाए नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में, तो वो आप लोगों का फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप लोगों के पास नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके पास अपने पास नोट करेंगे या याद ही कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट है जी नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस टोटल जो है वो ये है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद है सेम पीरियड के लिहाज से, और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन रेशियो। सो जब हमसे ग्रॉस मार्जिन रेशियो पूछा जाए तो ग्रॉस मार्जिन रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन टेकिंग स्टेप्स फॉर द फ्रेश परचेज के लिए स्टेप्स लेते हुए फॉर दो स्टॉक्स व्हिच हैज बीन exhausted and for which requirements are to be honored in future is an easy expansion of replenishment of the stock. Which of the following is a period cost? इनमें से किसको हम लोग period cost कहते हैं? So administrative cost is also administrative expenses are also called period cost. ठीक है, so period costs are also called administrative expenses and administrative expenses are also called period cost. Which of the following is correct to calculate the cost of goods manufactured? अच्छा जी, cost of goods manufactured को calculate करते हुए हम लोग क्या देखेंगे? The beginning work in process inventory plus total manufacturing closed and सब्सट्रैक्ट करेंगे एंडिंग वर्क इन दी प्रोसेस इन्वेंट्री। इफ सेल्स जो है हमारे पास 12 लाख मौजूद है, मार्कअप हमारे पास 20% है, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट का मैं ऊपर आप लोगों को फार्मूला प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो यूनिट्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल होगा। यूनिट्स ये हमारा रिपीटेड आया हुआ है ना। अच्छा जी, अगर हम लोग से कहा जाए कि इफ अगर EOQ है 360 यूनिट्स, ऑर्डर कॉस्ट जो है वो 5 पर ऑर्डर है एंड कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 0.20 पर यूनिट है, व्हाट विल बी द यूजेज इन यूनियन यूनिट्स? तो हमसे अगर EOQ के बारे में पूछा जाए तो EOQ होगी हमारे पास EOQ इक्वल्स टू हमारे पास
स्केयर 2ds डिवाइडेड बाय h, ये मेरे से डायरेक्टली नहीं लिखने हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा रफ लिख लिया है। सो ये 2ds है, ठीक है। 2ds डिवाइडेड बाय h का अंडर रूट हम लोग लेंगे तो हमारे पास EOQ इक्वल आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। उसके बाद है जी बेसिक पे प्लस बोनस पे प्लस ओवर टाइम पेमेंट इज कॉल्ड ग्रॉस पे, ठीक है। सो ये फार्मूला अगेन इंपॉर्टेंट, याद रख लो। Gross pay equals to basic pay plus bonus pay plus overtime payment. A blanket rate is a single rate switch used throughout the organizational departments. When a manufacturing company has highly automated, जब manufacturing company जो है वो highly automated हो, manufacturing plant producing many direct products, the most appropriate basis for applying FOH cost to the work process is the direct labor cost. तो ये direct labor cost होगी जब manufacturing company जो है वो हाईली ऑटोमेटेड हो, मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट को जो कि प्रोड्यूस करे बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे FOH कोस्ट के लिहाज से, तो वो होगी डायरेक्ट लेबर कोस्ट। कैपेसिटी वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो अराइज होते हैं डिफरेंस बिटवीन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन्ड फॉर FOH एक्चुअली इंकर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा लाइकली प्रोसेस करती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, तो वो होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। Which of the following accumulation procedures is best suited to the continuous mass प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द सिमिलर यूनिट्स इज द प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। कि कौन सी कॉस्ट अक्यूमुलेशन प्रोसीजर जो है वो बेस्ट सूट करेगी कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो होगी प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर हमारे पास LG हैज इनकर्ड कॉस्ट जो है उसकी 60,000 फॉर मटेरियल है, फर्दर इनकर्ड 35,000 लेबर है, और हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड 70,000 है, देयर वाज अ बिगनिंग एंड एंडिंग वर्क जो है वो 7,500 यूनिट्स है, वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, और व्हाट विल बी द यूनिट्स फॉर मटेरियल कॉस्ट। अच्छा जी, अगर हमसे ऊपर थोड़ा फर्क याद रख लो कि यूनिट्स कॉस्ट का फार्मूला डिफरेंट है, यूनिट मटेरियल कॉस्ट का फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखो आपसे पूछा जाए यूनिट मटेरियल कॉस्ट, जहाँ जैसा कि यहाँ पे है यूनिट मटेरियल कॉस्ट फाइंड करो, सो यूनिट मटेरियल कॉस्ट का हमारे पास फार्मूला होगा यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। बहुत ज्यादा रिपीटेड MCQs है ये वाला, जरूर फार्मूला याद रखना। उसके बाद अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम द इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज एसेट्स, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री को ट्रीट किया जाता है एसेट्स के तौर पर। ड्यूरिंग द ईयर के दौरान 60,000 यूनिट्स पुट किए गए हैं प्रोसेस के अंदर, 50,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड, 60,000 रखे गए और 55,000 कंप्लीट हुए। क्लोजिंग VIP वर्थ जो थी वो कितनी थी 25,000 यूनिट्स, 4% कंप्लीटेड, हाउ मच द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ द आउटपुट वुड बी प्रोड्यूस। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए इक्विवेलेंट यूनिट्स के बारे में कि इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होंगे, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का आप लोग फार्मूला लगाओगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स इक्वल्स टू यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस एंडिंग VIP यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन फॉर कन्वर्जन। तो ये हमारे पास रकमे लगाने से इस फार्मूले में हमारे पास आंसर आ जाएगा 65,000 यूनिट्स। The FIFO inventory costing method when using a perpetual inventory system assumes that the cost of the earliest units purchased is allocated in which of the following ways, तो ये होगी first to be allocated to the last of the goods sold। in cost accounting abnormal loss जो है वो चार्ज किया जाता है work in process account के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ऊपर मैंने स्किप इसलिए किया क्योंकि ये रिपीटेड था। टू होम परचेज ऑर्डर फ्रॉम इज इशू टू प्लेस इन ऑर्डर इज द सप्लायर, ठीक है। टू होम परचेज ऑर्डर लिया जाता है सप्लायर से, फ्रॉम इशू टू प्लेस एन ऑर्डर। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन पेरोल इंसेंटिव डज नॉट रिलेट टू द प्रोडक्शन। कौन सा पेरोल इंसेंटिव जो है वो प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं होता, तो वो है शिफ्ट अलाउंस। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, हमारे पास डेटा दिया गया है सैलरी, प्राइस पर कमीशन, यूनिट सोर्स, हमारे पास ये सारे डेटा दिया गया है। इसमें हम लोग इसको सिंपली कैसे सोल्व करेंगे। कमीशन है हमारे पास 10% के लिहाज से, ये रहा हमारे पास कमीशन। उसके बाद है जी प्राइस पर पीस है 10 और कमीशन पर प्राइस है 10%। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ये रहा 0.10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू रुपीज पर प्राइस, क्या होगी 1 होगी। देन दूसरे स्टेप में क्या हम लोग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कमीशन फॉर RS 700 पीसेस। सिंपली हम लोग, हमारे पास 700 पीसेस ये रहे मौजूद, इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आंसर आया है। तो इसको हम लोग 700 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 700। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सोल्व करना है इस डेटा को। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का डेटा आ गया तो सिंपली ये स्टेप्स याद रख लें, इस तरीके से आप लोग सोल्व करके आ जाना।
अच्छा जी, अगला हमारे पास एमसीक्यूज है। फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसको एलोकेट किया जाए कन्वर्जन कॉस्ट की बेस के ऊपर। किस सिचुएशन में स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो फेवरेबल रिजल्ट देती है? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। When cost of production reports is prepared, जब cost of production report prepare की जाए, it is prepared तो ये prepare की जाती है during each costing period के दौरान। Production process में result into spoiled or lost units, production process जो है वो result दे सकता है spoiled या lost units में। These lost unit may result into which of the following categories, तो ये होगा normal loss। अच्छा जी, अगला हमारे पास MCQ है। The process accounting avoidable losses are valued same as good units या फिर प्रोडक्शन के तौर पर। अगला है जी हमारे पास ये सेम ही है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई यूनिट स्टिल इन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अबव डेटा। ये हम लोग ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ऊपर एग्जांपल्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया था, सेम ही है। द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो देखा जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, किसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR, इसकी फुल फॉर्म याद रखकर एमसीक्यूज बन सकते हैं। OAR स्टैंड्स फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये कैलकुलेट किया जाता है एज एस्टिमेटेड FOH या डायरेक्ट लेबर आवर्स के तौर पे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये MCQs हैं जी। कार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपनी रिटर्न द मेड RS 10,000 लोन्स। कंपनी इसका, अच्छा जी, एक कंपनी जो है वो 10,000 का लोन ले रही है क्यूजीन कंपनी से, एट द गिवन, sorry, okay, at the end of the year the company returned to the RS 10,850। the RS 850 is called which of the following, तो ये कहलाएगा 850 is and 8.5 return on an investment। time allowed minus time minus actual taken time multiply by 100 multiply by basic pay plus basic pay time allowed। above mentioned फार्मूला ये क्या है, रोवान प्लान। रोवान प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। सो रोवान प्लान का आप लोग फार्मूला ये वाला याद रख लो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है जी, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो क्या कहलाता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज आल्सो कॉल्ड द फाइनेंस डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट दैट चेंज इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम इज द नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इनमें से कोई भी नहीं है वो वाली कॉस्ट। Next, a cost that change in response to alternative costs are called the relevant cost. Which of the following is a period cost? इनमें से period cost कौन सी है? Administrative expenses are called the period cost। Which of the following cost would not be prepared cost? इनमें से period cost कौन सी नहीं है? वो है indirect material। Total production cost is combination of विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड की कहलाएगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नॉट रिकमेंडेड अंडर IAS 0.2, तो वो LIFO इसका करेक्ट आंसर होगा। EOQ इज अ पॉइंट जहां पर ऑर्डर कॉस्टिंग इक्वल होती है कैरिंग कॉस्ट के। अच्छा जी, इन कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मल लॉस आर चेंज टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है जी, मटेरियल requisition of is document that support the requirement of the material। this document is sent to the store in charged and approved by production manager। production manager की तरफ से ये अप्रूव किया जाता है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जरूर दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी दुआ है कि आपका ये पेपर भी बहुत ज्यादा अच्छा जाए। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।